नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एनसीईआरटी की इस जीके जीएस व्याख्या सीरीज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, लगातार हम लोगों की 3 से 4 दिन क्लासेस नहीं चली। इसके पीछे थोड़ा मेरा हेल्थ इशू हो गया था, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। जैसा कि आपको पता है, एनसीईआरटी जीके जीएस की व्याख्या सीरीज चल रही। इस सीरीज का ये होने वाला है क्लास नंबर 11 और हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को साइंस को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी। इस क्लास 7 की एनसीईआरटी में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बुक देख सकते हैं, इसी बुक से हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। ये जो सेशन है आप लोगों का प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए 6 to 8, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है 6 से 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो जीएस में जो 8 नंबर का प्रश्न आता है और प्राइमरी में जो साइंस का 20 नंबर का प्रश्न आता है, जीएस में लगभग फुल में फुल बना ले जाओगे। प्राइमरी में जो 20 नंबर साइंस का आता है, लगभग 15 से 14-15 क्वेश्चन बना लोगे साइंस का। परंतु जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके लिए चाहे आपका सब्जेक्ट हो, आपको एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। और जिसका केवल जीएस पढ़ना है, जीएस के लिए आप केवल एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय को वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि देखिए, आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 साइंस में पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें टॉपिक क्या क्या रहेगा देखिए, जैसे ये एक चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, क्लास 10th की एनसीईआरटी में, तो उसमें काफी ज्यादा डीप में है, वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, तो इसमें बेसिक लेवल के हैं, तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। परंतु आज के सेशन में हमने रखा है 30 क्वेश्चन, और मैंने क्वेश्चन को इस हिसाब से सेट किया है कि मुझे उम्मीद है कि कोई भी 30 में 30 स्कोर नहीं कर पाएगा। तो आप लोग बताइए वीडियो को आखिरी तक देख के कि आपने 30 में से कितना नंबर स्कोर किया। अगर 28 भी आ रहा आउट ऑफ 30 तो बढ़िया स्कोर है, और 30 में 30 आ गया तो लाजवाब है आपकी प्रिपरेशन। तो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग अम्ल क्षार लवण, फिर प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, कृत्रिम सूचक और लिटमस विलियन और कागज, ये सभी बेसिक चीजें हैं। फिर एसिड पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, सॉल्ट पढ़ेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर एसिड रेन हो गया, मृदा का पीएच हो गया, फिर अम्लता को कैसे कम करेंगे मृदा में, फिर कारखानों के जो अपशिष्ट है, जैसे कि बहुत से कारखानों के अपशिष्ट है, उसका निपटारा हम लोग कैसे करेंगे। अम्लीय अपशिष्ट है, क्षारीय अपशिष्ट है, तो उसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा। घरेलू और प्रयोगशाला उदाहरण, विशेष अवधारणाएं। तो इतने टॉपिक क्लास 7 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से, इन सभी को हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज के सेशन का देखिए, पहला क्वेश्चन से पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, क्लास 7 एसिड बेस एंड साल्ट 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितना स्कोर किया आपने जरूर कमेंट में करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर है जो वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हैं, 50% लोग सब्सक्राइबर होते हैं, 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर व्यूअर है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीआरई 4 के सिलेक्शन में आपको यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट भी मिलेगा और बहुत ही ज्यादा हेल्प भी होगा आपकी सिलेक्शन वाली जर्नी में। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने खुद टीआरई 3 में जूनियर टीजीटी में विथ रैंक होल्डर सफलता हासिल की है। तो मेरे जो 2 सालों का अनुभव, जो 2 सालों का एक्सपीरियंस है, उसको मैं आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से देने का कोशिश करूंगा। किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करिए, कितना ज्यादा पढ़ना, कितना कम पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्या रिलेवेंस है, और क्वेश्चन को कैसे, एग्जाम में 5 ऑप्शन है तो उस 5 ऑप्शन में कैसे हम लोग क्वेश्चन को सटीक आंसर लगाएं, तमाम तरह की चीजों को। ये सब छोटी छोटी, देखिए सिलेक्शन केवल आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा, स्मार्ट वे में होता है। जैसे पेपर को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को पढ़ना, सही सोर्सेज पढ़ना, सही स्ट्रेटजी अपनाना, ये तमाम तरह की चीजें मिलाकर जब आप हार्ड वर्क करोगे, यानी कि हार्ड पढ़ाई करोगे, तब जाके सिलेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई एक वे नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, माइंड मैप नहीं है, आप केवल पढ़े जा रहे हो, तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल में लाल, जो लिटमस होता है एसिड में रेड कलर तथा क्षार में नीला हो जाता है। बिल्कुल सही है, इसका ट्रिक है ए बी आर। ए बी आर, ए से एसिड हो गया, एसिड क्या हो गया, जो एसिड वाला है ब्लू लिटमस क्या करेगा, ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बी आर बी यानी कि बेस हो गया। बेस में जो हम लोगों का रेड लिटमस है, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ए बी आर और बी आर बी। तो लिटमस अम्ल में लाल तथा क्षार में नीला हो जाता है, बिल्कुल सही है। रीजन,
लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, जी बिल्कुल, जो लिटमस है एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो दोनों सही, और आर कारण है, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थों में रंग बदलकर उनकी पहचान करता है। जब लिटमस को अम्ल में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है और क्षारक में नीला हो जाता है, क्योंकि लिटमस प्राकृतिक सूचक है और उसका रंग अम्ल क्षार की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर कहा है कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। जैसे हमारा सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है, इसके अलावा भी अन्य प्राकृतिक सूचक है, जैसे कि चाइना रोज हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सभी भी नेचुरल इंडिकेटर है। जो लिटमस है इसको लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि लाइकेन नाम का पौधा होता है, उसी पौधे से लिटमस पेपर को प्राप्त किया जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। और मार्केट में जो लिटमस पेपर उपलब्ध होता है उसको दो कलर में उपलब्ध कराया जाता है, एक लिटमस पेपर रेड कलर में होता है और दूसरा लिटमस पेपर ब्लू कलर में होता है, जिससे हम लोग एसिड और बेस का टेस्ट कर सके। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा केवल क्षारीय है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पर केवल क्षार नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है ओनली एल्कली, बेस के बारे में नहीं पूछा गया है। एक होता है बेस, एक होता है एल्कली, तो यहाँ पे समझिए जितने भी क्षार होते हैं वो सभी बेस होते हैं। एक होता है एल्कली, एल्कली वो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन, देखिए बेस तो दोनों होंगे, यानी क्षार दोनों होंगे। एक होता है जो बेस वो क्षार होगा, एक होता है एल्कली बेस, जो एल्कली बेस होगा पानी में घुलनशील होगा। तो जैसे यहाँ पे पूछा है विच इज एन एल्कली, एल्कली कहने का मतलब है पानी में घुलनशील, और पानी में वही घुलनशील होगा जिसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, जो अपने आयंस में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एल्कली है हम लोगों का NaOH एल्कली है, ये पानी में घुलनशील है, सॉल्युबल है। कॉपर ऑक्साइड ये पानी में घुलनशील नहीं है, जिंक ऑक्साइड ये पानी में घुलनशील नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा। तो इस चीज को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। कॉपर ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं है, हालांकि सभी क्षार हैं, इसमें से जो तीनों है, तीनों क्या है? बेस है, बेस तीनों है क्षार, परंतु जो पानी में केवल घुलनशील है एल्कली है, यानी OH है, बाकी CuO जिंक, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड पानी में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्षारीय वे क्षारक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी OH सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाता है, इसलिए यह क्षारीय यानी कि एल्कलीन है। जबकि कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बेस तो है लेकिन जल में नहीं घुलते, इसलिए ये एल्कली नहीं है। असर्शन, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जी बिल्कुल, सभी क्षारक जो होते हैं जल में घुलनशील नहीं होते। अभी हम लोगों ने देखा कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है, केवल क्षारीय जल में घुलनशील होते हैं, केवल एल्कली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इसका देखिए दोनों सही और आर कारण है, तो बिल्कुल दोनों सही है और आर सही कारण दे रहा कथन का। यहां पर देख लीजिए उसी का है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है। क्यों जल में घुलनशील नहीं है? क्योंकि इनका आयोनाइजेशन नहीं होता, पूर्ण रूप से आयोनाइजेशन नहीं होता। पानी में वही एसिड और बेस घुलेगा जिसका पूर्ण रूप से आयोनाइजेशन होगा, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। केवल एल्कली ही जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि NaOH हो गया और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। हल्दी सूचक क्षारक में किस रंग का हो जाता है? टर्मरिक टर्न्स विच कलर इन बेस, तो जो टर्मरिक है वो एसिड में कलर लेस रहेगा। कलर लेस कहने का मतलब है कि जो हमारा टर्मरिक हल्दी है येलो है, तो वो एसिड में येलो ही रहेगा और बेस में ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा, लाल यानी कि रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो टर्मरिक क्षार में रेडिश ब्राउन। फिनाप्थलीन अम्ल में रंगहीन होता है, देखिए बिल्कुल सही है, जो फिनाप्थलीन है जो एसिड में रंगहीन होता है और बेस में कैसा कलर देता है? गुलाबी कलर देता है। यह
कृत्रिम सूचक है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। इसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है, केमिकल द्वारा बनाया जाता है फिनाप्थलीन को। ये कोई प्रकृति में नहीं मिलता, नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, सिंथेटिक है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो दोनों सही है और आर कारण है बिल्कुल। फिनाप्थलीन अम्ल में रंगहीन होता है और क्षार में गुलाबी होता है। फिनाप्थलीन वास्तव में अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, इसलिए कथन सही है। फिनाप्थलीन एक कृत्रिम, जी बिल्कुल गलत है। फिनाप्थलीन जो हम लोगों का है कृत्रिम नहीं है। फिनाप्थलीन क्या कृत्रिम ही है। फिनाप्थलीन जो है कृत्रिम यानी कि बनाया गया है कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी में, कृत्रिम सूचक है। लेकिन अम्ल में रंगहीन होने का कारण इसका कृत्रिम सूचक होना नहीं है। यहाँ पे ये लाइन गलत, कथन और कारण दोनों सही होगा। इसका जो कथन और कारण दोनों सही होगा। चीन गुलाब नहीं होता है, चीन गुलाब नहीं, चाइना रोज यानी कि गुड़हल का। चाइना रोज को हम लोग बोलते हैं गुड़हल, गुड़हल या तो बोलते हैं चाइना रोज। तो गुड़हल सूचक क्षारक में कौन सा रंग देता है? चाइना रोज गिव्स विच कलर इन बेस। तो जो चाइना रोज होता है बेस में हरा कलर देता है, बेस में हरा कलर देगा। और एसिड में हम लोगों का चाइना रोज जो है एसिड में हम लोगों का रेड देगा या तो पिंक देगा, रेड या पिंक कलर देगा एसिड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चाइना रोज जो होता है हम लोगों का क्षार में हरा कलर देगा बेस में। चाइना रोज एक प्राकृतिक सूचक है, जी हाँ, गुड़हल का पौधा एक प्राकृतिक सूचक है। अम्ल में इसका रंग गुलाबी या लाल हो जाता है और क्षारक में इसका रंग हरा हो जाता है। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बिल्कुल। जो एसिड्स होते हैं मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, वे H+ आयन देते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। अम्ल जब पानी में घुलते हैं तो H+ हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जैसे कि देख लीजिए HCl पानी में घुलने के बाद H+ देगा और Cl-। तो अम्ल H+ और अम्ल की प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी है, अम्ल वे होते हैं जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं। तो बिल्कुल सही। जब कोई सक्रिय धातु जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, आयरन अम्ल के संपर्क में आती है तो धातु के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। अम्ल से निकलने वाले H+ आयन धातु द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर केमिकल इक्वेशन देखिए, हमारा मेटल हो गया जिंक हो गया और हमारा एसिड हो गया HCl, रिएक्ट करने के बाद बनाएंगे जिंक क्लोराइड, एक प्रकार का सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस। आपको पता होना चाहिए मेटल प्लस एसिड मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, बनाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो मैग्नीशियम हो गया और H2SO4 एसिड, तो मैग्नीशियम सल्फेट ये एक प्रकार का सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करेंगे। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कथन सही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। कारण भी सही है, तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही और कारण दोनों सही है और आर कारण है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अम्लीय है? तो देखिए ये तो हो गया क्षारीय हो गया और साबुन भी हमारा क्षारीय हो गया। जो अम्लीय होता है नींबू का रस, ये एसिडिक है। अगला प्रश्न, क्षार कड़वे होते हैं, वे स्पर्श में चिकने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो देखिए कथन, क्षारक सामान्यतः स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी टेस्ट में कड़वे होते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर चिकने या साबुन जैसे महसूस होते हैं, यह भी क्षारकों का एक सामान्य गुण है। लेकिन कथन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता। ऐसा किस लिए है? जैसे देखिए क्षार कड़वे होते हैं, वे स्पर्श में चिकने होते हैं, दोनों अलग प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि जो कड़वा होगा वो स्पर्श में टच में चिकना होगा, तो सोपी नहीं होगा। टेस्ट होना और उसका स्ट्रक्चर होना दोनों अलग अलग चीज है। तो कथन और कारण आपस में कोई लिंक नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों सही है, पर आर कारण नहीं है, आर कारण नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसका
टेस्ट होना और उसका स्पर्श होना दोनों अलग चीज है। ऐसा नहीं कि जिसका किसी का जो टेस्ट है उसके स्पर्श पर डिपेंड करेगा। टेस्ट होना और उसका फिजिकल टच होना दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो दोनों सही है हालांकि, पर कारण जो सही नहीं है। अगला प्रश्न, न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन में लवण बनेगा और जल बनेगा, जैसे कि यानी HCl हो गया और प्लस यानी OH हो गया। यहाँ पे मिलके बनाएंगे यानी Cl प्लस वाटर, तो लवण और जल बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एसिड और बेस के बीच में होगा। जब कोई अम्ल एसिड या वही है एसर्शन, उदासीनीकरण उष्माक्षेपी है। जी बिल्कुल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है उष्माक्षेपी होता है, यानी कि जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे वहां पर उष्मा निर्मुक्त होगी, यानी कि वहां पर हीट जनरेट होगा, इसमें उष्मा निकलती है। तो दोनों सही है और कारण सही व्याख्या करता है, क्योंकि उष्माक्षेपी तभी होगा जब उसमें उष्मा निकलेगी। तो कथन डिपेंड करता है कारण पे, तो दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है एक ही। जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। बिल्कुल सही। और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यहाँ पर उष्मा बाहर निकलती है जिसे हम उष्मा के रूप में महसूस करते हैं। इसलिए ऐसी अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक कहलाती हैं। जैसे कि HCl और NaOH, NaCl H2O प्लस, साथ में हमको हीट भी मिलेगा। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो मेन कारण है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय वर्षा का मेन कारण यही है। कारखानों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जाती हैं। ये गैसें हवा में मौजूद जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती हैं। जब ये अम्ल वर्षा के पानी के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा में हमारा जो मेन है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। सल्फर के ऑक्साइड से बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनेगा हमारा नाइट्रिक अम्ल। और यही जो हमारा बरसात होता है यानी कि वर्षा होती है, उसी वर्षा के पानी में एसिड मिल जाएंगे और उसी को बोलेंगे एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा। तो सल्फर से बनेगा हम लोगों का सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनेगा नाइट्रिक अम्ल। एंटासिड क्षारी होते हैं। एंटासिड्स आर बेसिक रीजन, वे पेट के अम्ल को निष्क्रिय कर देते हैं। तो देखिए इसका पहले, हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जी बिल्कुल सही बात है। कभी कभी पेट में अधिक अम्लता बन जाती है, जैसे अधिक एसिडिटी हो गया। अधिक एसिडिटी होने का मतलब कि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई। और हम लोग क्या गलती करते हैं जो ट्रेडिशनल है, सोचते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ गई तो हम लोग पेट को ठीक करने के लिए ऊपर से और एसिड मिलाते हैं, जैसे कि नींबू का पानी पीते हैं तो हमारा पेट सही होने के बजाय और खराब हो जाता है। तो कभी भी जब पेट में एसिडिटी हो जाए तो नींबू वगैरह नहीं यूज करना चाहिए। एसिडिटी, जलन और दर्द होता है। एंटासिड ऐसी दवाएं होती हैं जो क्षारी होती हैं। अब बताओ, अब हम लोग बेसिक से साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस को हम लोग डेली लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। जब हमारे पेट में एसिडिटी हो गया, एसिड की मात्रा बढ़ गया, ऊपर से नींबू डालेंगे तो वो हमारे पेट को और नुकसान पहुंचाएगा। एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग बार बार पढ़ने आए हैं कि एसिड को कम करने के लिए बेस मिलाएंगे, बेस को कम करने के लिए एसिड मिलाएंगे। जब हमारे पेट में ऑलरेडी HCl है तो HCl को कम करने के लिए हम लोग बाहर से उसमें बेस यानी कि क्षार मिलाएंगे। तो देखिए हम लोग सभी प्रकार के क्षार नहीं मिलाएंगे, वही क्षार मिलाएंगे जो वीक बेस हो। स्ट्रांग बेस को मिलाएंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे नहीं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला खा लिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड खा लिए, ये सभी स्ट्रांग बेस है, हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी हथौड़ियों को हिला के रख देंगे। तो हम लोग वीक बेस का यूज करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूज किया जाता है एंटा ऑक्साइड के रूप में।
एंटासिड के रूप में। ये क्षारीय पदार्थ पेट के अतिरिक्त अम्ल से अभिक्रिया करके उसके निष्क्रिय कर देते हैं। अब देखिए कैसे निष्क्रिय करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया है और हमारे पेट में HCl की अधिकता हो गई है, तो अधिक मात्रा में HCl है और हमने बाहर से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के रूप में ले लिया, तो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि एसिड की मात्रा को कम करेगा और वाटर निर्मुक्त करेगा। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लवण है? निम्न में से कौन लवण है? लवण मतलब कि सॉल्ट है, इसमें केवल और केवल NaCl एक प्रकार का सॉल्ट है। अगला प्रश्न, सभी लवण तटस्थ नहीं होते हैं। नॉट ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सभी जो लवण है न्यूट्रल नहीं होते। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि ना तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टी हो, ना तो उसमें बेस की प्रॉपर्टी हो, वो एकदम न्यूट्रल है, मतलब उसका कोई टेस्ट न रहे, एसिडिक बेसिक कोई सा इसमें नेचर नहीं रहे, तो सभी लवण न्यूट्रल नहीं होते। जी बिल्कुल, जो सभी लवण है न्यूट्रल नहीं होते, और क्यों नहीं होते अभी समझेंगे। तो कथन तो सही है। कारण, वे विभिन्न अम्ल और क्षारकों से बनते हैं। जी आपको पता है सॉल्ट तभी बनेगा जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे, तभी हमारा सॉल्ट बनेगा। तो कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही है, और आर कारण है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे कि लवण जो साल्ट होता है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बनते हैं, लेकिन हर अम्ल और हर क्षारक समान मात्रा नहीं होता है। जैसे कि हम लोग जब सॉल्ट बना रहे हैं तो अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराएंगे, कभी क्या होगा कि हमारे पास अम्ल ज्यादा है क्षार कम है, यानी कि अम्ल स्ट्रांग है और क्षार वीक है, तो जो उससे फॉर्मेशन होगा साल्ट का, वो साल्ट एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि हमने यूज किया है, जो हमने एसिड यूज किया है स्ट्रांग एसिड। इसी के अपोजिट हम लोग वीक एसिड लेंगे और स्ट्रांग बेस लेंगे, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, उसका जो टेस्ट होगा बेसिक होगा, क्योंकि उसके फॉर्मेशन में जो बेस था स्ट्रांग था, एसिड वीक था। तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्ट कब बनेगा, जैसे HCl और NaOH, NaCl प्लस H2O, मतलब मजबूत अम्ल स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। अब एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनाने के लिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट होगा। जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है, इससे जो फॉर्मेशन होगा अमोनियम क्लोराइड का, ये हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। इसी तरह देखिए फिर हम लोगों का बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, यानी कि क्षारीय लवण। क्षारीय लवण के निर्माण में हमारा जो एसिड होना चाहिए वीक होना चाहिए और स्ट्रांग बेस होगा, तो स्ट्रांग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और कमजोर एसिड में हो गया H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। इसके फॉर्मेशन से बनेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट जो है एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, पीएच 7 से कम क्या दर्शाता है? तो पीएच 7 से कम जब रहेगा लेस, जैसे पीएच स्केल हो गया 7 न्यूट्रल हो गया, इधर हम लोग जाएंगे तो बेसिक मिलेगा और मिनिमम 0 मैक्सिमम 14 होता है, तो इधर बेस मिलेगा और इधर एसिड मिलेगा, तो 7 से कम पे क्षारीय होगा। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जी बिल्कुल, अम्ल को हमेशा जल में मिलाना चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये ग्लास में जल है और ग्लास में जल के बाद हमने किसी एक बर्तन में एसिड लिया हुआ है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इस एसिड जो है एसिड को हमेशा जल में मिलाएंगे। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये एसिड में जब हम लोग एसिड और जल को मिलाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है और कुछ इसकी छींटे भी बाहर निकलती हैं। तो जब हम लोग एसिड में जल को मिलाएंगे तो इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, वहां से उसके कुछ ड्रॉप ऊपर आएंगे, उस ड्रॉप के ऊपर यानी कि बर्तन से बाहर आएगा, हमारे ऊपर छींटे पड़ेंगे तो हमारा स्किन बर्न हो सकता है। तो इसलिए हमेशा सेफ्टी फीचर अपनाते हुए हम लोग हमेशा पानी में एसिड को मिलाते हैं। तो दोनों सही है और आर कारण है। यह उष्माक्षेपी भी होता है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ये दोनों सही है। देखिए जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो इस दौरान बहुत अधिक उष्मा निकलती है। यदि पानी को अम्ल में मिलाया जाए
तो अचानक अधिक ऊष्मा निकलने से घोल उछल सकता है। जी बिल्कुल, घोल उछलेगा, उसके कुछ ड्रॉपलेट बाहर आएंगे और जलने का खतरा रहता है, स्किन बर्न होने का। इसलिए सुरक्षा नियम के अनुसार हमेशा अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, न कि पानी को अम्ल में। जैसे देखिए, अम्ल प्लस जल ऊष्मा निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन क्षारक है? विच इज अ बेस? तो देख लीजिए, जो हमारा बेस है NaOH एक प्रकार का क्षारक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। बेकिंग सोडा का स्वभाव क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो स्वभाव होता है, देखिए, बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, यह पानी में घुलकर क्षारीय स्वभाव दिखाता है। ध्यान रखिएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट जो है पानी में घुलने के बाद क्षारीय स्वभाव दिखाता है, क्योंकि यह कमजोर क्षार और यह कमजोर क्षार की तरह व्यवहार करता है पानी में घुलने पर। तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी HCO3 प्लस वाटर, जब इसको मिलाओगे तो मिलेगा हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखिए, इसके पीछे का रीजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट जो हम लोगों का है, कमजोर क्षार की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। जब इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक अम्ल H2CO3। यहाँ बनने वाला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है, इसलिए बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय हो जाता है। और देखिए, एंटासिड के रूप में हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है अम्ल को निष्क्रिय कर देता है। कभी कभी आप लोग देखोगे, जब घरों में हमारे पास दूध रखा रहता है, दूध होता है एसिडिक, और जब उसमें एसिडिक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, यानी कि दूध ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो दूध हमारा खराब हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। तो दूध को लंबे समय तक यूज करने के लिए, कभी कभी दूध को फटने से बचाने के लिए, अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो उसमें हम लोग खाने वाला सोडा यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारे दूध की एसिडिक नेचर धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट मिलाने से उसकी अम्लता को कम कर देता है और हमारा दूध खराब जल्दी नहीं होता है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज है, घर में दूध को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट मिलाया जाता है, और पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। सभी क्षारी क्षारक होते हैं। ऑल एल्कली आर बेसेस, बिल्कुल सही है। वे जल में घुलनशील होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो एल्कली होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, और जब एल्कली जल में घुलनशील हो जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन वाटर। क्या बोलेंगे? एल्कलाइन वाटर। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, वे जल में घुलनशील होते हैं। केवल एल्कली, जो एल्कली बेस है, केवल वही जल में घुलनशील होगा, बाकी सभी बेसेस जल में घुलनशील नहीं होते। जैसे कि जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर का होता है। ये आयोनाइजेशन इसका पानी में हो जाएगा, और इन सभी का पूर्ण रूप से आयोनाइजेशन पानी में नहीं होता है। तो दोनों सही और आर कारण है। वे पदार्थ जो, यहां से इसका रीजन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलते हैं, बेस हैं, और ये एल्कली नेचर के हो गए। परंतु कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, तो ये क्षार तो है परंतु एल्कली नेचर के नहीं है। लाल लिटमस क्षारक में क्या होता है, इसको आप लोग स्वयं से करिए। सभी अम्ल संक्षारक नहीं होते हैं, डायल्यूट अम्ल कम हानिकारक होते हैं। तो देखिए, सभी अम्ल संक्षारक नहीं होते। उदाहरण के लिए, पतला सिरका एसिडिक एसिड या नींबू का रस सिट्रिक एसिड अम्लीय होते हुए भी अत्यधिक संक्षारक नहीं होते हैं। सभी अम्ल संक्षारक नहीं होते। नॉट ऑल एसिड्स आर कोरोजिव। कोरोजिव कहने का मतलब है कि अम्लीय होते हुए भी अत्यधिक कोरोजिव नहीं होते हैं। तो सभी एसिड्स, जब अम्ल पतले होते हैं यानी कि डाइल्यूट होते हैं, तो उनमें अम्ल की सांद्रता कम होती है। बिल्कुल सही बात है, जब अम्ल पतले होंगे, डाइल्यूट होंगे, तो उसमें अम्ल की सांद्रता कम होगी, कंसंट्रेशन, इसलिए वे कम हानिकारक होते हैं। जैसे कि HCl हमको पता है कि ज्यादा हानिकारक होता है, हमारे स्किन के ऊपर जाएगा तो हमारी स्किन को बर्न कर देगा, परंतु इसको वीक कर दो। वीक करने का मतलब है कि इसके कंसंट्रेशन को लो कर दो, इसमें ज्यादा मात्रा में पानी ऐड कर दो। जब इसके कंसंट्रेशन को ऐड कम कर दोगे तो हमारे स्किन को बर्न नहीं कर पाएगा।
तो इसमें देखिए डायलूट अम्ल कम हानिकारक भी होते हैं, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है और आर कारण है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मृदा की अम्लीयता को कैसे सुधारा जाता है? देखो अगर मृदा में अम्लीयता है तो उस मृदा में अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग क्षार यूज करेंगे। तो क्षार एसिड तो यूज करेंगे नहीं अम्लीयता को कम करने के लिए, जल हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को यूज करेंगे नहीं, तो मृदा में एसिडिटी को यानी कि अम्लीयता को कम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे चूना। चूना क्या होता है? क्षारीय नेचर का होता है, बेस होता है, तो अम्लता को हमेशा कम करने के लिए बेस को ही यूज किया जाएगा। कई बार मिट्टी में अम्लीय एसिडिक हो जाती है जिससे फसलों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। अम्लीय मिट्टी में पौधों की जड़ों को आवश्यक पोषक तत्व तो सही मात्रा में नहीं मिल पाते। इस अम्लीयता को कम करने के लिए मिट्टी में चूना मिलाया जाता है। चूना बेसिक नेचर का होता है, जैसे क्विक लाइम CaO या स्केल्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। चूना क्षारीय बेसिक होता है, यह मिट्टी में मौजूद अतिरिक्त अम्ल से अभिक्रिया करके उसे निष्क्रिय कर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे मिट्टी में दोबारा उपजाऊपन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कारखानों के अपशिष्ट का उपचार उदासीनीकरण से किया जाता है। जो कारखाने होते हैं उसके अपशिष्ट का उपचार न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से किया जाता है, इससे प्रदूषण कम होता है। तो यहाँ पर देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, परंतु अब इसका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे कथन और कारण क्यों सही है, परंतु यहाँ पर जानिए दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब देखिए होता क्या है, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट कई बार अम्लीय या क्षारीय होता है। जो फैक्ट्री से निकलेगा अपशिष्ट जो निकलेगा वो एसिडिक नेचर का भी होगा और बेसिक नेचर का भी होगा। यदि इस अपशिष्ट को बिना उपचार किए नदियों या जमीन में छोड़ दिया जाए तो यह जल, मिट्टी और जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए जो अम्लीय अपशिष्ट है में क्षारक मिलाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जो क्षारीय अपशिष्ट होते हैं उसमें एसिड मिलाया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, जिससे अपशिष्ट न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल अपशिष्ट पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं। तटस्थ कहने का मतलब है कि न्यूट्रल, जो न्यूट्रल वेस्टेज है पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं, इसलिए प्रदूषण कम होता है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कृत्रिम सूचक है? तो देखिए जो फिनाफ्थलीन है सिंथेटिक है, लिटमस कृत्रिम है और टर्मरिक कृत्रिम है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा। जो फिनाफ्थलीन है सिंथेटिक, इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कृत्रिम सूचक के बारे में, कृत्रिम के बारे में पूछा गया है, नॉट नेचुरल। तो इसमें देखिए जो हमारा हल्दी हो गया नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है, जो फिनाफ्थलीन है एक प्रकार का कृत्रिम है, इसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सही होगा। बाकी के जो ऑप्शन है ये सही नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल इंडिकेटर है। साबुन का स्वभाव क्या है? साबुन जो होता है, साबुन का घोल क्षारीय प्रकृति का होता है। जो साबुन होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। pH 7 न्यूट्रल होता है, यह न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। दोनों सही है और आर कारण है, क्योंकि यह न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, यह न्यूट्रल होता है। चींटी के काटने पर कौन सा उपचार होता है? तो चींटी के काटने पर कौन सा उपचार किया जाता है? अम्ल, क्षारक या नमक? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है आप लोग कमेंट में करिए, मैं आप सभी के कमेंट को रिप्लाई करूंगा। निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? तो देखिए HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, यानी OH बेस है। जो बेस है यही अम्ल नहीं है और हमारा जो अम्ल है यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मजबूत और कमजोर अम्ल दोनों H+ आयन देते हैं। जी बिल्कुल, जो एसिड होते हैं उसका स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस डिपेंड करता है कि वो कितना मात्रा में H+ आयन देगा। तो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कम मात्रा में H+ आयन दो गया तो वो वीक एसिड होगा। तो एसिड का स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस डिपेंड करता है कि वो कितना मात्रा में H+ आयन दे रहा है। ज्यादा H+ आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कम तो वीक होगा।
उनका आयनीकरण स्तर अलग अलग होता है। जी बिल्कुल, उनका जो आयनाइजेशन भी है स्तर अलग अलग होता है, तो दोनों सही है और आर इसका सही व्याख्या करता है। ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन पे। आयनाइजेशन एक प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है कि वो एसिड पानी में कितना ज्यादा डिजॉल्व होगा। अगर कोई अम्ल पानी में ज्यादा मात्रा में घुल गया, जैसे कि HCl पानी में डालोगे तो ज्यादा मात्रा में घुल जाएगा, जब पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा तो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा। इसी तरह CH3COOH, इसको जब पानी में डालोगे तो यह पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा। जब पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा तो इसका जो पूर्ण रूप से आयनाइजेशन नहीं होगा। जब पूर्ण रूप से आयनाइजेशन नहीं होगा, पानी में घुलेगा नहीं, तो कम मात्रा में H+ आयन देगा। तो कम मात्रा में H+ आयन देने के कारण ये हमारा हो गया वीक एसिड, और पूर्ण रूप से डिजॉल्व हो गया, इसका पूर्ण रूप से आयनाइजेशन हो गया, ज्यादा मात्रा में H+ देगा, तो ये हम लोग का हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोनों सही है। मजबूत अम्ल पानी में पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं, बहुत अधिक H+ आयन देते हैं। कमजोर अम्ल पानी में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, दोनों मजबूत और कमजोर अम्ल H+ आयन देते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मात्रा इनकी अलग अलग होती है। मजबूत अम्ल ज्यादा H+ देगा और कमजोर अम्ल कम मात्रा में H+ आयन देगा। और देखो कमजोर अम्ल का दिखाने का प्रोसेस है, जो इस तरह का एरो होता है, इसका अर्थ है कि आंशिक रूप से आयनाइजेशन। इसका जो आयनाइजेशन हुआ है पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जब पूर्ण रूप से आयनाइजेशन नहीं होगा तो इस प्रकार के एरो से दिखाया जाता है। तो आप बताइए, आज के क्लास में आप लोगों ने 30 में से कितना नंबर स्कोर किया, जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और आपका किसी प्रकार का डाउट है TRE4 के लिए फॉर्म फिलअप को लेकर या सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप कमेंट करिए, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहिए। 3-4 दिनों तक हमने वीडियो को आपके पास वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाई, मतलब लेक्चर जो है, क्योंकि वहां पर मेरा थोड़ा हेल्थ इशू आ गया था, परंतु ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।